परिमादिदेवम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम्। लोके जरारुभयमृत्युनाशनम्। दातारमीशं विविधौषधीनां। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः। सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम्। कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं। वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। 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 प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग एसिड रिफ्लक्स डिजीज जो होता है और वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिजीज से अलग होता है, दोनों का मैं अंतर बताता हूँ। और उसका आयुर्वेद में क्या चिकित्सा होता है, क्योंकि एलोपैथी में सर्जरी होता है और नहीं तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं या फिर अलग अलग एंटासिड वगैरह देते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसका परमानेंट इलाज है। एसिड रिफ्लक्स इसका मतलब है कि जो शरीर में पित्त बन रहा है, जिसको हम बाइल बोलते हैं मॉडर्न भाषा में, वो पित्त जो है वो ऊपर आ रहा है, रिफ्लक्स कर रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो पित्त जो होता है, साम पित्त जो है ये, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यह दो तरह का होता है, एक होता है क्षार धर्मीय पित्त, एक होता है अम्ल धर्मीय पित्त। अम्ल धर्मीय पित्त जो होता है उसमें बहुत ज्यादा द्रवता बढ़ जाती है, पित्त का सर गुण बढ़ गया है, पित्त का द्रव गुण बढ़ गया है। आम तो है ही, आम के बिना तो कोई व्याधि होती ही नहीं है, अग्नि मान्यता तो है ही। लेकिन अगर आग जो है उसमें बहुत ज्यादा कम ईंधन ज्यादा है और आग कम है, तो वैसा द्रव गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और एक होता है क्षार धर्म्यता, जिसमें बहुत ज्यादा उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ जाते हैं, तो वह उरोदाह उरोकंठ, उसमें दाह होता है। लेकिन उसमें पित्त उछल के उतना ज्यादा नहीं आता। पित्त उछल के जो आ रहा है, रिफ्लक्स हो रहा है, वो द्रव गुण की वजह से हो रहा है। और क्षार धर्म्यता में तो कंठदाह, उरदाह, ये सब हो ही रहा है। पूरी तरह से मुख में छाले पड़ जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। जो अम्ल धर्मी अम्ल पित्त है, अम्ल धर्मी, उसमें अम्लता बढ़ जाती है। और वह मतलब जैसे दो तरह का बताया है इसको एग्जाम्पल से, कि एक होलिका दहन हो रहा है, तो होलिका दहन में आग कितना प्रज्वलित हो जाता है, वो क्षार धर्मी है। और एक दिया जल रहा है, छोटा सा दिया जल रहा है, वो उसमें अग्नि है लेकिन दिया में कितना कम अग्नि रहती है, तो वो अम्ल धर्मी हो गया, जिसमें द्रव गुण बढ़ गया है। तो एसिड रिफ्लक्स जब होता है, अम्लता आती है पेशेंट को खाना खाने के बाद, या कभी भी ऐसे खट्टा आ रहा है पूरा, यह हो सकता है कि ऊर्ध्वक अम्ल पित्त हो या विदग्धा अजीर्ण हो। ऐसे बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने को मिलते हैं। मैं अभी आप लोग को पीपीटी से समझाने का कोशिश करता हूँ, और हम आयुर्वेद के भाषा में भी इसको पूरी अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। अगर हम लोग ने ये व्याधि को समझ लिया तो चिकित्सा तो बहुत ही इजी है समझना। फिर चिकित्सा तो अपने आप समझ आ जाती है कि हमें क्या देना है क्या नहीं देना है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जीआरडी जो रहता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिजीज, और ये एसिड रिफ्लक्स, इसमें एक नहीं है, दोनों अलग है। पहले हम ये एनाटॉमिकली सब चीज देख लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं ये जानता हूँ कि आप लोग भी पुण्य आत्माएं हैं, जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, सभी लोगों ने पढ़ाई किया है, मुझे ये पता है, आप सब लोग प्रैक्टिशनर हैं। आप लोग भी अपना अपना जो अनुभव है वो बताने वाले हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, फिर आप लोग बताइए। एनाटोमिकली आप लोग देखेंगे कि अन्न नलिका, जिसको इसोफेगस बोलते हैं, वो है। फिर अपर स्टमक है, यहाँ पे क्लेदर कफ रहता है। आमाशय है यहाँ पे,
पाचक पित्त का स्त्राव होता है। तो यहाँ पे एलियस मतलब लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर मसल्स रहते हैं, जो अन्न का प्रवेश होने के बाद क्लोज हो जाते हैं, और ये एसिड रिफ्लक्स को ऊपर आने में मतलब रोकते हैं नॉर्मली। ये सब टेक्निकल भाषा है, बाद में हम आयुर्वेद की भाषा में भी देखेंगे। तो हम जब भी खाना खाते हैं तो ऊपर का जो स्फिंक्टर है वो बंद हो जाता है, और जो पाइलोरिक एंड का स्फिंक्टर है वो भी बंद हो जाता है, और यहाँ पे पेट में एसिड और जो भी फूड है वो मिक्स होता है, और मिक्स होने के बाद उसमें एसिड के काम होते हैं, और डी इंटीग्रेशन होता है, जो बड़े बड़े जो अन्न खाया हुआ है वो डिसइंटीग्रेट हो, छोटे छोटे सूक्ष्म अणुओं में वो कन्वर्ट होता है, और वहां पे पित्त का कार्य शुरू हो जाता है। क्लेदर कफ जो है, वहां पे जो कफ है वो उसको क्लेदन करता है, अन्न का संघात करता है, क्लीनता करता है बहुत ज्यादा। अब इसको आगे बढ़ते हैं कि एक मिनट रुक जाइए। अब ये क्या है कि व्हाट इज लोअर इसोफेजियल गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, मैं थोड़ा मॉडर्न भाषा में बता देता हूँ, फिर आयुर्वेद का भाषा। तो एलिएस जो है, ये सर्कुलर बैंड ऑफ मसल होता है, इसोफेगस के बॉटम में होता है। जब ये ओपन होता है तो अन्न का हम ग्रहण करते हैं। अन्न का ग्रहण कौन करता है? तो प्राणवायु से अन्नम ग्रहण आती, अन्न ग्रहण करने का काम कौन करता है? तो प्राणवायु। और फिर वो खाना खाने के बाद वो टाइटली बंद हो जाता है। अगर ये एलियस जो है, लोअर स्फिंक्टर जो है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये अगर वीक हो गया है या रिलैक्स हो गया है, तो जो एसिड और अन्न है वो ऊपर की तरफ आता है, और अगर इसोफेजियल लाइनिंग जो है अनप्रोटेक्टेड है तो ऊपर आता है। लेकिन ये क्रॉनिक अगर हो गया, बहुत दिनों से है, तो और उसकी वजह से इसोफेजियल वॉल में जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो अगर इंफ्लेम्ड हो रहा है, सूजन हो रही है या स्कार हो रहा है वहां पे, क्योंकि पित्त जलाता है, पित्त डैमेज कर रहा है, या फिर बैरेट्स इसोफेगस रहता है या कैंसर होता है, तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। क्रॉनिक अगर रिफ्लक्स हुआ तो बैरेट इसोफेगस हो जाएगा, स्केरिंग होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। और जीआरडी और ये जो मैं बता रहा हूँ एसिड रिफ्लक्स, ये दोनों में डिफरेंस है। जीआरडी जो रहता है उसमें हार्ट बर्न रहता है, ब्रेस्ट बोन के साइड में पेन रहता है, रिगर्जिटेशन होता है, मतलब जो खाया पिया है वो ऊपर की तरफ आता है, मुंह की तरफ ऊपर उठता है, चेस्ट पेन होता है, कभी कभी हार्ट अटैक को भी ला सकता है, और खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद होता है जीआरडी। और खांसते समय और फिर सांस लेते समय ये ना पूरा ऐसे चोक कर देता है, बंद कर देता है। ये नाइट टाइम सिम्टम्स होते हैं, इंसान सो रहा है, बाएं साइड में सो रहा है, पेट के बल सो रहा है, तो ये ऊपर की तरफ आता है जीआरडी में। और ये मोटे लोग जो रहते हैं उनको ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इस तरह से ये एसिड है वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। एसिड रिफ्लक्स और जीआरडी दोनों में डिफरेंस है, ये हम लोग देखेंगे। एसिड रिफ्लक्स जो होता है ना, वो स्टमक में जो भी चीजें है, एसिड के साथ में फूड वगैरह जो है वो ऊपर आता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो लोअर स्फिंक्टर जो है वो खुल जाता है, जो रिंग नेक लाइक मसल होता है, और वीक हो जाता है, और वो ऊपर उड़ता है। तो उससे हार्ट पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, रिगर्जिटेशन होता है, रिगर्जिटेशन मतलब ऊपर की तरफ आना, बर्पिंग होता है मतलब ढकार आती है, ब्लोटिंग होता है जैसे पूरा पेट फूल गया है, ऐसे सिम्टम्स होते हैं। ये सारे मैं मॉडर्न भाषा में बता रहा हूँ आपको। एसिड रिफ्लक्स कब होता है? कि जब एसिड जो है बॉडी का, जो HCl है, और फिर बहुत सारे एंजाइम्स है, जो पित्त है बहुत ज्यादा, वह ऊपर की तरफ फ्लो करता है, इसमें हार्ट बर्न, रिगर्जिटेशन, बर्पिंग और ब्लोटिंग, ये चीजें होती है। जीआरडी जो है वह क्रॉनिक, अगर एसिड रिफ्लक्स बहुत बार हुआ, बहुत सालों से हो रहा है, बहुत महीनों से हो रहा है, तो वह जीआरडी, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्रॉनिक होता है, बहुत पुराना होता है। इसको हम विदग्धा अजीर्ण और बहुत दिनों का अजीर्ण ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें ये कभी कभी हफ्ते में 2 बार होगा, और इसोफेगस जो है उसमें इन्फ्लेमेशन होगा। एसिड रिफ्लक्स से सिमिलर है, लेकिन इसमें चेस्ट पेन भी होता है, खाना खाने में तकलीफ हो रही है, क्रॉनिक खांसी आ रही है, बहुत पुराना खांसी आ रहा है, आवाज बैठ रही है, या आवाज जो है वो कुछ अलग हो रहा है, उसी तरह से कुछ ऐसे लगता है कि अटका हुआ है थ्रोट में। अगर ये नहीं देखा जाए तो इसोफेजाइटिस हो जाएगा, या फिर इसोफेजियल स्ट्रिक्चर हो जाएगा, बैरस डिजीज होगा, हिक्का होगा, और इसोफेजियल कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। पित्त इतना ज्यादा धातु पाक कर देता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो एलोपैथी में तो एंटासिड्स देते हैं हार्ट बर्न को कम करने के लिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट का देते हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं, जो मतलब एंटासिड्स जैसे देते हैं। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ओमेप्रेजोल, पेंटाप्रेजोल, फिर ये रैनिटिडिन, रेंटैक वगैरह सब दिया जाता है, लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है। अब एसिड रिफ्लक्स सिम्टम्स क्या होते हैं? तो मुंह से गंदा स्मेल आ रहा है, बैड ब्रीथ हो रहा है, गम ब्लीडिंग हो रहा है, मसूड़े से खून आ रहा है, गम्स में इरिटेशन, पित्त बढ़ा हुआ है पूरा, तो मुंह का भी टेस्ट बिगड़ा हुआ है, मुंह सूख जाता है, खाना खाने में और निगलने में तकलीफ हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, क्रॉनिक कफ हो रहा है, नौशिया हो रहा है, मतलब हुरलास हो रहा है, गैस निकल रहा है, और खाना खाने के बाद ज्यादा होने लगा। अभी हम इतना मॉडर्न का पढ़ के इतना रुकते हैं। अब मैं आयुर्वेद में थोड़ा आता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग एक एक चीज को देखेंगे आयुर्वेद क्या कहता है इसके बारे में, क्योंकि आयुर्वेद में तो बहुत ही डीप में ये चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले हम माधव निदान देखेंगे। माधव निदान में जो नया अम्ल पित्त है, उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। आप लोग एक मिनट रुकिए, मैं दिखा रहा हूँ। मैं आप लोगों को समझाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारे गुरुजी लोगों ने सिखाया है वो मैं आप लोगों से करूंगा, फिर आप लोग भी बताइए। अम्ल पित्त के बारे में क्या बताया कि विरुद्ध दुष्टाम्ल विदाही पित्त प्रकोपी प्रकोपी पानन्न भुजो विदग्धम पित्तम स्वहेतु अपचितम पुरा यत् तदम्ल पित्तम प्रवदन्ति संतः। मतलब अगर यहाँ पे पहला शब्द क्या बोला है, पहला और अविपाक क्लमोत्क्लेश अति तिक्ताम्लोद्गार गौरवही हृदकंठदाह रुचि शिभीष चाम्ल पित्तम भवेत वदेत विषक, ऐसा बताया है। अम्लपित्त एक व्याधि है, और विदग्धा जीर्ण भी एक व्याधि है। और टेम्पररी जो पित्त बहुत ज्यादा प्रकोपित हो गया, साम पित्त हो गया, वो एक स्टेज है। साम पित्त बहुत दिनों तक रहा तो अजीर्ण बन जाएगा और अम्ल पित्त में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम साम पित्त क्या है वो स्टेज भी देखेंगे, और अम्ल पित्त भी पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग विदग्धा जीर्ण भी देखेंगे। तो ये बता रहे हैं, परस्पर विरुद्ध चीजें अगर खा रहे हैं, मछली और दूध, दूध और नमक, दूध और मिक्स फ्रूट्स, और अजीर्ण में खाना खा रहे हैं, दूषित अन्न खा रहे हैं, अम्ल चीजें खा रहे हैं, विदाही और पित्त को प्रकोपित करने वाले खाने पीने के पदार्थ को सेवन है, जैसे तंबाकू ले रहे हैं, चाय बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बार बार न तेल मिर्ची मसाला खा रहे हैं, तो जो अपने कारण से संचित हुआ पित्त है, ये अम्ल पित्त रोग को उत्पन्न कर देता है। इसमें क्या होता है, भोजन का ठीक ठाक परिपाक नहीं होता, अनायास थकावट मालूम होती है, उबकाई आती है, मतलब जी मिचलाता है, कड़वी और अम्ल ढकारे आती है, देह में भारीपन रहता है, हृदय और कंठ में दाह होता है, अरुचि होती है। और इसको देख के लोग अम्लपित्त के रोग निश्चित करते हैं। और क्योंकि उद्गार होती है, उद्गार वायु का और गुरुता कफ का लक्षण होता है, इसमें वात और कफ का भी अनुबंध रहता है, अनुबंध से है। फिर ऊर्ध्वक अम्लपित्त थोड़ा देखते हैं। ऊर्ध्वक अम्लपित्त में क्या बताया है हमारे ग्रंथकारों ने, सेम ऐसे ही लक्षण दिखते हैं। एसिड रिफ्लक्स उसका इंग्लिश नाम है, लेकिन क्या लक्षण दिखते हैं? तो वांतम हरित पित्त नील कृष्ण मारक्त रक्ताभमतीव चामलम मांसा मांसोदकाभम त्वति पिच्छलाच्छम श्लेष्मानुजातम विविधम रसेन भुक्ते विदग्धे त्वत्वापि युक्त भुक्ते करोति तिक्ताम्लवमिम कदाचित, ऐसा बताया है। उद्गार मेवं विधम एवं विविधम मेव कंठम चित कुक्षिदाहम शिरस्तो रुजम च, मतलब ऊर्ध्व अम्ल पित्त होता है तो इसमें उल्टी आएगी, वमन का रंग हरा, पीला, नीला या कुछ लाल होगा, मांस के दोहन के समान अथवा अत्यंत चिकना और स्वच्छ होगा। भोजन विदग्ध होने पर अथवा भोजन किए बिना भोजन किए ही तिक्त और अम्ल पित्त वमन होता है। इसकी तरह से ढकारे भी आती है, खट्टी और कड़वी, ऐसे ढकार भी आती है। और हृदय में, कंठ में, कुक्षी में जलन होता है, सिर में पीड़ा होती है। ये लक्षण ऊर्ध्व अम्ल पित्त के हैं। अब हम लोग साम पित्त के लक्षण अगर देखें, वो चीज अलग है। साम पित्त है, आम युक्त पित्त है, वो अलग चीज है। ऊर्ध्व अम्ल पित्त अलग चीज है। विदग्धा जीर्ण जो है, अम्ल अवस्था पाक विकृत होने से अलग है। और पित्तज ग्रहणी जो है वह अलग चीज है। ये चारों चीजों को अलग अलग हमें समझना जरूरी होता है। साम पित्त अगर देखें तो साम पित्त दुर्गंध युक्त होता है, उसमें हरित और अ, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों चीज कंडीशन अलग है। साम पित्त में आम बहुत ज्यादा है, और वहां पे श्याम वर्ण का, हरित वर्ण का अम्ल रस और स्थिर और शूल होगा। वहां पे सामावस्था में एसिडिटी, अम्लिका होगा, कंठदा होगा, हृदय होगा। और फिर निराम पित्त के भी लक्षण बताए हैं, लेकिन सामता है, वहां पे अग्निमंद होने की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं।
और इसका कारण क्या है कि अगर कटु रस, अम्ल रस, उष्ण, विदाही, तीक्ष्ण और लवण प्रधान द्रव्यों का सेवन ज्यादा किया जा रहा है, अत्यंत क्रोध किया जा रहा है, उपवास किया जा रहा है बहुत ज्यादा, पित्त के काल में अन्न का सेवन नहीं हो रहा है, और पित्त बहुत ज्यादा एग्रेवेट हो रहा है, और शरद ऋतु है, अधिक धूप का सेवन हो रहा है, अति मैथुन किया जा रहा है, अति तिल का सेवन किया जा रहा है, अलसी का सेवन किया जा रहा है, दही का सेवन हो रहा है, सूरा, सिरका, कांजी के पदार्थ, विनेगार, और आज के जमाने में टोमेटो सॉस, चिली सॉस, ऐसी चीजें बहुत खाया जा रहा है। अजीर्ण में भोजन किया जा रहा है। शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में भी, ग्रीष्म ऋतु में अगर कटु तिक्त रस का, कटु और अम्ल लवण का सेवन ज्यादा हो रहा है ग्रीष्म ऋतु में, और मध्याह्न काल में, और जो रात का जो अर्ध रात्रि का काल होता है 10 से 2 के बीच में, उसमें पित्त का प्रकोप होता है, और उसी टाइम पे अगर अपचन हो गया तो ये प्रॉब्लम जो है एसिड रिफ्लक्स, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हमारे ग्रंथकारों ने क्या बताया है इसको, ये बताया कि, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट में बता रहा हूँ। हाँ, दुर्गंधम हरितम श्यामम, पित्त अम्लम स्थिरम गुरु, अम्लिका कंठ हृद दाहकरम सामम विनिर्दिशेत, आ ताम्रम पित्तम अत्युष्णम रश्ये कटुकम अस्थिरम। ऐसा चीजें बताइए, मतलब साम पित्त के ये लक्षण बताए जो मैंने हिंदी में बताया। अब आप लोग अगर कुछ बोलना चाहें तो बोलते हैं, फिर हम लोग को चर्चा करने में बहुत मजा आएगा। डॉक्टर अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? एसिड रिफ्लक्स पे कुछ बोलिए, फिर हम लोग और चर्चा करेंगे, मजा आएगा। हाँ सर, ये तो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक टॉपिक है। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है सर, बोलिए सर। पित्त क्या है? पित्त में जो एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, दोष भी है, धातु भी है, सब कुछ है। नॉर्मल पित्त क्या करता है? नॉर्मल पित्त दर्शनम पक्तिर ऊष्मा क्षुत तृष्णा देह मार्दमम, मतलब आंख में देखने का काम। पंक्ति मतलब पाचक पित्त, पचाने का काम। ऊष्मा, शरीर में एक तरह की ऊष्मा सी रहती है। इसके अलावा क्षुत मतलब भूख लगना। तृष्णा मतलब प्यास लगना। देह मादनम, देह को मतलब वो करता है, चमकती हुई, मतलब मार्दता आती है। प्रभा प्रसादो मेघा चा पित्त कर्म अविकारजम। प्रभा ग्लश्यर, प्रसादो प्रसाद रूप में जो जैसे वो एक अलग अलग से ओज है। इवन मेधा, मेघा मतलब आपकी स्मृति, ये पित्त के अविकार कर्म है। मतलब अगर पित्त नॉर्मल है तो ये लक्षण आपके दिखेंगे पेशेंट में। क्या? दर्शनम पक्तिर उष्मा क्षुत तृष्णा देह मार्दम प्रवाह प्रसादो मेघा था पित्त कर्म अविकारजम, ये पित्त के नॉर्मल कर्म है। अब पित्त विदग्ध हुआ या साम हुआ, वो उसके लिए उन्होंने बहुत बढ़िया मेंशन किया है। अभी आपने सर बताया है भी कि विरुद्ध दुष्ट अम्ल विदहा पित्त पिको पान, अन्न पान जो करते हैं, क्या? जो विरोधी आहार है, दूषित आहार है, अम्ल रस के पदार्थ हैं, या विदाह कारक, जो विदाह कारक जो जिससे दाह होती है, जैसे दारू हो गया, चाय हो गई, कॉफी हो गई, ये तक्र हो गया, सुरा हो गया। हाँ सर, ये तक्र नहीं पित्त सर, को, नहीं तक्र नहीं, तक्र, खट्टा तक्र तक्र, कहीं कहीं बोला गया है, किसी किसी खट्टा ने मना तक्र। किया है। हाँ, लेकिन तक्र वैसे दीपन ग्राही लागवात होता है, और तीनों दोषों का होता है। लेकिन तक्र खट्टा वाला जो है, जिसमें बहुत खट्टा शोर होता है, उससे पित्त बनना कहीं कहीं बोला गया है। वो पित्त को कुपित करते हैं। और इवन आप केवल खाने को ही ना देखिए। जो हम लोग जनरली पूछते हैं, आपकी ऋतु कौन सी चल रही है? वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में, और भोजन के 2 घंटे के बाद, या रात्रि के अर्ध मध्य रात्रि में, ये पित्त अम्ल पित्त कब होता है? जब उसमें सामता आती है। मीन सामता मतलब द्रवता आती है, क्योंकि पित्त को चरक ने पंच महाभूत त्यक्त द्रवत्तम बोला है। मतलब उसमें द्रवता नहीं है। उनका इशारा था कि द्रवता नहीं है, द्रवता तब आएगी जब उसमें सामता आएगी, मीन्स कफ का संभव होगा। अमाशय नो डाउट पित्त का स्थान है। कफ और कफ का भी और पित्त का भी, दोनों का स्थान है। सेकंड, इसीलिए अमाशय समुद्भूत भी पित्त होता है, जिसको हम लोग अम्ल पित्त कहते हैं।
एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। लेकिन दूसरा स्टेज, जो दूसरी अवस्था पाक है, जिसमें विदग्ध जीर्ण होता है, जिसमें विदग्ध जीर्ण होता है, वो क्रोनिकिसिटी की तरफ इशारा करता है कि वो आपकी स्टेज बनी हुई है, आपके खाना पीना विधा कारक विरुद्ध विरुद्ध ये सब चीजें हो रही हैं। अब वो सिम्टम क्या दे रहा है? जब भी पित्त प्रदूषित होगा तो जो अम्ल पित्त के लक्षण आएंगे, अविपाक, सबसे पहला उन्होंने बोल दिया अविपाक मीन्स पाचन नहीं होगा, मीन्स जिस रोग को भी आप खाएंगे, जिस अन्न को खाएंगे वो नहीं पचेगा। अविपाक क्लम, क्लम मतलब जब बिना परिश्रम के भी आपके शरीर में थकान होगी, जब आपका डाइजेशन ही नहीं होगा प्रॉपर, तो क्लम होगा। उत्क्लेश, उपकाई सी बनी रहेगी। पेशेंट का फोन आ रहा था। तो उत्काई सी बनी रहेगी। और तिक्त अम्लोदगार, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है जब अविपाक होगा या इस तरीके की दिक्कत होगी, तिक्त के साथ में अम्लोदगार, नॉर्मल वे में नहीं, पित्त में नहीं होगी, नॉर्मल वे में तिक्त उद्गार होगा। हृत कंठदा, हृत में भी होगा, हृद एरिया में भी होगा, कंठ में भी होगा, सुपर एपिगेस्ट्रिक पेन भी होगा, इवन सुपर ऊपर की तरफ गले में भी जाएगा। दहा अरुचि, दहा तो होगा ही होगा क्योंकि वो एसिड रिफ्लक्स कर रहा है, वो तेजाब है, वो तेजाब है, वो तेजाब का जलाएगा और जलन करेगा ही करेगा, तो अरुचि भी करेगा, वो अम्ल पित्त है। तो अभिपाक क्लमोत्क्लेश तिक्त अम्लोदगार गौरव हित कंठ दह अरुचि भी अम्ल पित्तम बदे, वो अम्ल पित्त है। ये वो जो पित्त है वो वही अभी अभी वही अपने सिम्टम दे रहा है। अब जब वो उसमें आपका विरुद्ध, आपने जो विरुद्ध दुष्ट अम्ल विधा पित्त प्रकोप का आहार लिए, तो वो या तो ऊपर चलेगा या नीचे की तरफ जाएगा या तिर्यक जाएगा। जैसे जैसे उसकी जिधर से उसके रास्ता मिलेगा उधर चलेगा। ऊर्ध्व अम्ल पित्त के लिए उन्होंने जो बोला है, इसमें कफ का अनुबंध है क्योंकि ऊर्ध्व में कफ है। और मत्स्योताभिकम मतलब मछली की तरह दुर्गंध आती है, उल्टी होती है किसी किसी की, तो वो ऐसी बदबूदार उल्टी होती है, तो वो ऊर्ध्व पित्त मत्स्योताभिकम, क्योंकि श्लेष्म अनुजातम सहितम रसेन, श्लेष्म का अनुबंध है, इसी वजह से रस युक्त है। और वो जो अम्ल पित्त है वो क्या कर रहा है, तृषा भी करेगा, तृष दाहा, तृषा मतलब प्यास भी लगेगी, दाहा भी करेगा, मूर्छा भी करेगा, और जब ऊपर की तरफ चलेगा तो भ्रम भी करेगा। तो जहां मूर्छा भ्रम मोहकारी, तो पेशेंट अनकॉन्शियस सा हो जाएगा। नहीं, मैं गलत बोल गया, वो नीचे की तरफ जब जाएगा अधोगामी की तरफ जाएगा, इसमें ऊपर की तरफ जाएगा तो वांतम होगा, उल्टी जो होगी, हरितम पीत नील कृष्ण कृष्णाभ रक्तम मत्स्योत, मछली की दुर्गंध होगी, लेकिन वो उल्टी उन्होंने बोला क्योंकि ऊपर की तरफ जब चल रहा है पित्त, तो उसमें बांतम जो उल्टी होगी, हरिता पीत नील कृष्ण कृष्णाभ रक्तम, हरी पीली नीली काली या रक्त युक्त होगी, और उसमें मांस के धोवन के समान या मछली की दुर्गंध के समान, क्योंकि उसमें कफ का अनुबंध है। जब नीचे की तरफ जाएगा, तट तट जा मतलब शरीर में वैसे भी उसमें भी होगा, ऐसा नहीं है कि त्रट नहीं होगा, प्यास नहीं लगेगी, दहा नहीं होगा नीचे वाले में, लेकिन वो ऊपर वाले में उन्होंने स्पेशली मेंशन की होगी कि तेजाब जो है आपके रसवाही स्रोतों को दूषित कर रहा है, आपके उंडूक को से होता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, और हृदय को और कंठ को जो है में जलन करता हुआ, तो उसमें तृट दहा मूर्छा भ्रम मोह, ये नहीं नीचे की तरफ में मोह तरफ जाएगा, जो नीचे की तरफ मतलब पांडुता, इसी को पांडु बोला गया है कि उसमें नीचे की तरफ जाएगा, और वो पांडु रोगी अगर बहुत पित्तलानी सभी होगा तो कामला की तरफ जाएगा। और वो गुदा से जब निकल रहा है तो उसमें गंधयुक्त गुदा के नल गुदा के मार्ग से निकलते हुए कोठ, इसी में ही कोठ आता है, और मंदाग्नि होगी, रोमांच होगा, स्वेद होगा, और कभी कभी अंगों को पीला कर देता, तो ये अम्ल पित्त अधो की तरफ होता है, तो यही पित्त तिर्यक बोला गया है। ये तिर्यक जब जाता है तो उधर भी थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, या तिर्यक जाएगा तो स्किन के नीचे या कहीं और डालेगा, तो वो डिफरेंट सिम्टम आते हैं। चलिए वो सर नेक्स्ट में उसमें आऊंगा, पहले सर आप बताइए सर। राइट सर। हेलो,
मैं ना वीना मैडम को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। मेरे बहुत सारे डाउट वीना मैडम क्लियर करेंगी। वीना मैडम अगर आप हैं तो आप इधर रहेंगी क्या? वीना मैडम या महेंद्र सर, आप दोनों आइए। आप कुछ बताइए, मैं जो पूछ रहा हूँ। एक होता है अम्ल पित्त, एक होता है विदग्ध पित्त। इसमें क्या डिफरेंस आपको क्या लगता है? अम्ल पित्त और विदग्ध पित्त। अम्ल मतलब अम्ल पित्त, खट्टा पित्त, और विदग्ध पित्त, इसका क्या अर्थ बताया हमारे आचार्यों ने? या कोई भी बता सकता है, अगर किसी को बताना है। महेंद्र सर, आप भी बता सकते हैं। नमस्कार सर। हाँ, प्रणाम सर। मतलब इसको यदि आज के हिसाब से सोचें, अपने ग्रंथों के हिसाब से, तो इन्होंने अच्छा बता दिया, अरविंद जी ने, और आपने भी बता दिया। लेकिन मैं आज मॉडर्न के हिसाब से यदि इसको सोचें तो इसमें तीन तीन तरह की या चार तरह की विकृति अधिकांशतः अम्ल पित्त में अपन मान के चलते हैं। उसमें पहली विकृति वो होती है जिसमें एसिड ही ज्यादा बन रहा हो, मतलब एसिड का उत्पादन ज्यादा हो रहा हो। एक में क्लेदक कफ का उत्पादन कम हो रहा हो। तो एसिड के उत्पादन में जहां हो रहा हो उसमें जो वमन होगा वो कुछ गर्म होगा, और उसमें हम ज्यादातर जो पित्त कम होने वाली दवाइयां हैं वो देते हैं। और जो क्लेदक कफ यदि कम बन रहा है उसके कारण होगा तो उसमें जो नीचे की झिल्ली है उसमें व्रण वगैरह हो जाते हैं, और उसमें झिल्ली छोटी हो जाती है, पतली हो जाती है वो झिल्ली। तो उसके लिए अपन क्लेदक जो कफ है उसको बढ़ाने वाली, जैसे मध्यस्थी है, या फिर अपनी शतावरी है, नारकेल लवण है, मतलब ऐसी चीजें जो क्लेदक कफ को बढ़ाए, इस तरह की मेडिसिन काम लेंगे। तीसरी जो स्थिति आती है वो ये है कि उसमें आमाशय की जो गति है वो अनुलोम पूरी नहीं होती, मतलब वो ढीला, एक तरह से उसकी जो अनुलोम गति है उसमें नहीं होता, उसमें वायु की जो क्रिया है, क्योंकि वो समान वायु का भी उसमें उड़ान वायु का जो कार्य होता है वो उसको नीचे ढकेलना होता है वहां से। तो उसका काम वहां तक नहीं हो पाता, तो इसके चक्कर में जो आमाशय की क्रिया है वो स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो उसके लिए अपन जैसे अपन अपत्तिकर वगैरह निषुद्ध वगैरह का जो प्रयोग करते हैं उसमें उसका रिजल्ट आता है। तो इस तरह से इसको तीन तरह के अलग अलग सोच सकते हैं अपन सर। जी, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर सर आप लोग नहीं तो मैं ही उत्तर दूंगा। हाँ, बताइए एक आप। मिनट सर, आप हाँ, जो क्वेश्चन किए उसका सिस्टम से अगर एक ही भाषा में अगर बोले सर, तो प्राकृत जो पित्त है वो अगर दूषित हो जाता है, पेट में एसिडिटी, जो भी आपने रीजंस बताए, फैक्टर्स बताए, सीने में जलन वगैरह जो है, तो वो प्राकृत पित्त खराब होता है, वहां पे सांता कम होती है, या यू कैन कोरिलेट विद योर एसिड रिफ्लक्स और जीआरडी। लेकिन जो मतलब विदग्ध पित्तावस्था जो आपने बताया, विदग्ध, और जो आपने अम्ल बताया कि पित्त और अम्ल पित्त विदग्ध है, पित्त, ये दो शब्द क्यों बोले? उन्होंने एक ही शब्द बोलना चाहिए था। एक में दो सामता शब्द। है, एक में सामता है सर, और अम्लता जिसमें ज्यादा है, जो आप अम्ल पित्त करके बता रहे हैं उसमें अम्लता ज्यादा है सर। और बराबर। उसमें जो नॉर्मल पित्त है, जो नॉर्मल पित्त के कार्य है, मतलब वहां पे मंदाग्नि का कार्य ज्यादा है सर विदग्ध अवस्था में। यहाँ पे मंदाग्नि के अलावा बाकी की चीजें, इट कैन बी क्वांटिटेटिव, इट कैन बी इवन जो हमारा इसोफेजियल स्पिंचर है, जिसे हम गैस्ट्रिक कार्डियक स्पिंचर भी बोलते हैं, उसका अगर वीकनिंग हुआ ना सर, तो वो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते और वहां से एसिडेट नॉर्मली भी ऊपर छलक सकता है। तो इट इट डजंट मीन ऑलवेज इट इज ओनली विद द quantity or qualitative difference into पित्त, but that can be anatomical defect also, कि वहां पे पित्त छलक के हार्ड बनोरी अम्ल पित्तता हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो विदग्ध पित्त आपने बोला है, वहां पे सामता अग्निमांद्य ये होना जरूरी है, और बराबर। नॉर्मल पित्त खराब होता है। तो ऐसे मुझे लगता है सर। मुझे लगता है ना, यही है। नॉर्मल हाँ पित्त जी, जो होता है वो कटु रसात्मक होता है, और हाँ अगर वो हाँ, विदग्ध हो गया तो अम्ल हो जाता है वो। बराबर पित्त सर, के दोनों क्योंकि चीज सर होते हैं, इसमें अम्ल सारा, कटु दोनों होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा विदग्ध हो गया तो वो अम्लता बढ़ जाती है। हाँ एसिडिक जी होता है, वो बढ़ जाता है अम्लता। जी। यस सर, वही औ- मतलब ट्रीटमेंट का और डिफरेंस एक वही। सर कफ साम। का यदि फर्मेंटेशन हो जाए तो भी तो बेतक हो जाएगा सर वो। बराबर। लेकिन कफ का फर्मेंटेशन हो, लेकिन यदि पित्त भी पित्त तो है का ना उसमें। पित्त शाम हुआ जब तो उसका पित्त का होगा तब वो तो तीखा होगा। लेकिन जो यदि कफ विदग्ध होगा तो वो या तो पहले पहले तो अम्ल होगा, उसके बाद में वो लवण भी होता है। हाँ, बराबर। ये आपने सही बताया। हाँ। ये कंडीशन में आप देखिएगा उसके साथ में जो अलाइड सिम्टम आते हैं ना, उसमें कभी कभी कफ का प्रादुर्भाव, या फिर आवाज में भारीपन आना, या फिर गले में जो भी खराश हो गई, तो ये उसके अलाइड सिम्टम में आते हैं। मतलब मॉडर्न के लोग भी इसको मानते हैं, लेकिन वो हमारी तरह साम कफ या साम पित्त ये वाली कंसेप्ट पे नहीं चलते हैं। तो ये वाला चीज जी। है। एक और मेरा क्वेश्चन है कि हम सामपित्त कब कहेंगे? उसके बाद में अम्ल पित्त व्याधि कब कहेंगे?
फिर छर्दी व्याधि में वो कब होगा, पित्तज ग्रहणी कब होगा, और विदग्धा जीर्ण कब होगा। ये चीजें मुझे कॉन्सेप्ट समझाइए आप लोग। सामपित्त कब होता है वो बताइए। उसके बाद में सर्दी कब हो जाता है वो। फिर वो ऊर्ध्वक अम्ल पित्त कब हो जाता है, या पित्तज ग्रहणी कब हो जाता है, और विदग्धा जीर्ण कब हो जाता है। ये चीजें बताइए। और मैं शशि मैडम को बुलाता हूँ, आप लोग सोचिए तब तक। शशि मैडम, आप अम्लधर्मी और क्षारधर्मी अम्ल पित्त, इनके बारे में क्या बताना चाहेंगी पांच भौतिक के हिसाब से। शशि मैडम आप बताइए प्लीज। बताइए बताइए, शर्माइए मत शशि मैडम, आपको सब आता है। अम्लधर्मी और क्षारधर्मी। नहीं तो मैं ही बताऊंगा, फिर मैं ही बताऊंगा तो क्या मजा आएगा। आप, मैं चर्चा चाहता हूँ आप लोगों से। सर पित्त में जो हाँ पंच महाभूत के हिसाब से गुण होते हैं वो हाँ। अग्नि अग्नि और जल होते हैं। यदि हम्म उसमें पृथ्वी तत्व का ज्यादा प्रयोग हो जाए और साथ में उसको उसके जो द्रव गुण है वो बढ़ जाए तो वो सामपित्त हो जाएगा। हम्म और वो वायु के रूक्ष गुण से उसके जो स्निग्ध गुण है उसको वो खत्म कर देगा और उसके बाद में वो शाम हो जाएगा जी, क्योंकि उसका उष्ण और तीक्ष्ण गुण साथ में वायु के मिलके और वो उसको विदग्ध कर देता है वो हम्म। रूक्ष गुण। जी, सही बताया आपने। और फिर वो सर्दी में कब कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो सर पित्त का अम्ल उष्ण गुण बढ़ने के बाद में वो छर्दी में कन्वर्ट होगा सर, क्योंकि उसको जो भी है वो प्रेरणा मिलके बाहर निकलने के लिए वहां पे तो स्राव उष्ण गुण मतलब तो है सर ही, सर लेकिन द्रव गुण भी तो मिल जाएगा और अग्निमान्यता भी है। द्रव सर, आमाशय में द्रव सर और उष्ण आलू सर, क्या। द्रव सर और उष्ण गुण, तीनों गुण बराबर। इकट्ठा आने के बाद में अच्छा। और आमाशय में शोभ करेगा, और बॉडी फिर रिफ्लक्स करके ऊपर ज्यादा जोर से फेंकेगी, क्योंकि वहां पे इरिटेशन बराबर। भी है, इन्फ्लेमेशन भी है। यस सर, यस। जी। और फिर पित्तज ग्रहणी में क्या होता है, और विदग्धा जीर्ण में क्या होता है। सर पित्तधरा कला का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है पित्तज ग्रहणी में, बराबर। कह एक सकते क्रॉनिक हैं। अगर हो गया, वो अम्लता अम्लता अम्लता, तो ग्रहणी कला को, पंचमी जो ग्रहणी कला है उसको दूषित कर देगा। और विदग्धा जीर्ण क्या होता है। सर आमजन्य संप्राप्तियों में जब हाँ, कटु और अवस्था का। अजीर्ण भी है, और द्वितीय अवस्था पाक जो है वो बार बार विकृत हो रहा है। और विदग्धा जीर्ण बराबर। टेम्पररी है। ये ग्रहणी जो है रोग वो क्रॉनिक है। विदग्धा जीर्ण टेम्पररी है। बराबर है ना। सर इतना इतना क्लियर है सर आयुर्वेद में, सर ट्रीटमेंट भी तो इतनी क्लियर देनी चाहिए ना, हम वैसे ट्रीटमेंट नहीं देते सर। ऐसे चीज में सोच के तो ऐसे लगता है द्रव्यों का भी संकलन अलग होना चाहिए, ट्रीटमेंट का लाइन, खान पान, ये सारी चीज इसके हिसाब से बदलनी चाहिए। हम तो सिर्फ एक ही बताते हैं, खाने की इतनी देर के बाद में लो, पानी के साथ में लो, लेकिन आयुर्वेद में कितना सूक्ष्म विचार है, बहुत। मैं बोलूं सर। हाँ बोलिए सर, मैं आपके लिए सुनने के लिए आतुर हूँ, मतलब मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने सर अभी बताइए। देखिए बहुत अच्छे से बताया था कि जो पित्त है नॉर्मल वे में पंच महाभूत त्यक्त द्रवत्तम, जो चरक ने बोल दिया है सर। और वो पित्त सारे पित्तों को पुष्ट कर रहा है, तो पाचक पित्त है। वो पाचक पित्त है और नॉर्मल काम है उसका दर्शन देखना, पक्तिर उष्मा क्षुत तृष्णा देह मात्मा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया पित्त का। शांता आई, क्योंकि पित्त अमाशय गद है, वो अम्ल पित्त है, वो अम्ल पित्त विदग्ध नहीं है वहां पे। वो पित्त कफ को विदग्ध कर रहा है वहां पे, चूंकि अमाशय में पित्त और कफ प्रथम प्रथम और फर्स्ट और सेकंड लेयर थर्ड लेयर आप बोल रहे हो ना था, उसोफेजल और ये नीचे की तरफ जो जा रहा है स्पिक्टर, पाइलोरिक स्पिक्टर। पाइलोरिक स्पिक्टर में कहाँ से वो आ रहा है पित्त, पित्त अमाशय वो उससे गहरी से आ रहा है ना। वो है विदग्ध पित्त, वो विदग्ध अवस्था है, वो क्रोनिसिटी है, क्योंकि आपने अम्ल पित्त नहीं ठीक किया, इसीलिए क्रोनिसिटी हुई। वो विदग्ध पित्त कहाँ से आ रहा है, गहरी से आ रहा है, गहरी से आ रहा है, वो गहरी से आ रहा है, तो वो पाइलोरिक स्पिक्टर में लूज कर दे रहा है वहां पे, वो जो सर्कुलर मसल्स होती है वो वहां से पित्त ऊपर की तरफ जाता है। वो पित्त जब अमाशय में आता है तो वो विदग्ध अवस्था है, वो अम्ल पित्त नहीं है। अम्ल पित्त जो है वो उष्ण तीक्ष्ण गुण से या विदाही आहार या विरुद्ध आहार से उस कफ को विदग्ध कर रहा है, क्योंकि पित्त में द्रवता नहीं है, पित्त अमाशय गत भी द्रव नहीं है, और वो गहनी गत भी पित्त द्रवत नहीं है, क्योंकि वो पंच महाभूत है त्यक्त द्रवत्तम, चरक ने बार बार बोला है। अब जो पित्त ऊपर की सर तरफ आ रहा है पित्त का वो द्रवत्व गुण नहीं है सर, ये क्या कह रहे हो आप? पित्त में तो पित्त द्रवत्व गुण का है, द्रवत सर ईसत गुण इसलिए बताया बोला उसका गया, सर। पित्त का ईसत इसने बोला गया सर। ईसत इसलिए पित्त है में लेकिन बहुत उसमें द्रवत्व गुण भी है सर, द्रवत सर है, गुण लेकिन उसका बताया चरक है ने सर। पंच महाभूत
अरे सुनिए तो, पंच महाभूत त्यक्त द्रवत्तम बोला है चरक ने। गहनी गहनी आप चिकित्सा पढ़िए, ये चरक ने बोला है, मैंने नहीं बोला है। द्रवत्व गुण उसमें कम होता है लेकिन है। ईशत उसमें इसने इसलिए है, उसमें पंच इसलिए महाभूत इसमें त्यक्त जो द्रवत्तम इसमें और होता है, श्लेष इसमें द्रव गुण है। में ही होता है, इसमें हमेशा पानी में ही होता है। लेकिन द्रवता जब आएगी तो वो सामता कही जाएगी, उसी को साम बोला गया है। जब द्रव साम कफ सर वो भवेतम, मात्रा का जब फर्क है फिर उसमें। हाँ जब वो मात्रा बढ़ धूप जाती धूप है। सो के वायु उसको सोख लेगी उसकी, और जब तो उसका सांद्रता में इसलिए सोख लेगी द्रवत्व उसके कम बाद में होती उसका है, उस गुण बढ़ेगा। सांद्रता में सांद्रता आती है सर, द्रवता नहीं बढ़ती है, सांद्रता बढ़ती है। और चरक कफ की ने वजह से, कफ की वजह प्राप्ति, से, कफ की वजह से द्रवता भी होगी, शांतता भी होगी, दोनों चीजें होंगी, एक चीज नहीं होती है मैम। सब चीजें जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट सर आता है उसका। आप बिल्कुल बराबर बोल रही है, लेकिन कंफ्यूजन में क्या है ना, आप अम्ल पित्त को काश्यप ने जहाँ पे पहली बार बताया ना, वहां पे अम्ल पित्त व्याधि करके बताया, लेकिन चरकाचार्य जी ने अलग से पित्त नहीं बताया, लेकिन पैथोजेनेसिस में संप्राप्ति, देन बाकी 6-7 जगह पे वर्णन है। काश्यप ने कौन सा बोला पिता आपको बताइए? पहली काश्यप बार ने अम्ल पित्त काश्यप, सर काश्यप जी ने ही, और माधव निदान में ही अम्ल पित्त व्याधि आया है, चरक में व्याधि करके नहीं आया है। उसमें संप्राप्ति के इसमें उल्लेख आया है, और इसमें सारी अग्नि के साथ में कंसेप्ट करके बताते वक्त में पित्त का ये होता है, अम्ल पित्त करके अलग से व्याधि नहीं है। लेकिन जो द्रवता आप बता रहे हैं ना, वो सांद्र द्रवता है। काश्यप ने नॉर्मल द्रव द्रव, गुण काश्यप ने अणु प्रमाण में बोला है, अणु बोला है काश्यप ने। चरक ने पंच वेद में महाभूत तो तिल त्यक्त द्रवत्तम प्रमाण में बोला है। बोला है, वेद संहिता में हम्म? तो पित्त का तिल प्रमाण बोला है। तिल ये भी प्रमाण, बता। सॉरी, काश्यप ने तिल प्रमाण बोला है, और हाँ चरक ने त्यक्त द्रवत्तम पंच महाभूत बोला है। आप पढ़िएगा, हाँ, एग्जैक्ट वो रेफरेंस पढ़िए। बता रहा हूँ, लेकिन तिल वो जो प्रमाण बोला त्यक्त काश्यप ने। द्रवत्वम, ये भी आपका बात सही है, त्यक्त द्रवत्वम भी एक शब्द बोला है उन्होंने। बोला है उन्होंने। हाँ और बोला है कि जो बाघ सारी पित्तों को अनुग्रहित करता है, वो कौन सा पित्त है? वो नॉर्मल पित्त है बोला है उन्होंने। आप देखिए, रेफरेंस देखिए, वो सारंगधर का भी सर देखिए, इनको गहरी सबको दोस्ती एक में। मत करो, इनमें अलग 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 हाँ, अलग है। जो ये आप ऐसा लग रहा है जो बता किसी रहे हो जैसा तत्व है। तिलमात्र का, वो पेंक्रियाज का जो है जूस, पेंक्रियाज का जो निकलता है, उसके लिए कहा है उन्होंने। रक्त द्रवत्वम पित्त के पाकाधिकरण, लिए ये बोला है, सारे, तिलमात्र का, पेनक्रियाज का पित्त नहीं तिलमात्र बोला का है, आप पित्त के लिए हाँ बोला है। यकृत पित्त से तुलना सर नहीं कर सकते उसकी। ये यकृत पित्त एक्सपेलिंग की पित्त के तिलमात्र लिए होगा है तो पूरा काम ही नहीं होगा आपका। हाँ महेंद्र जी। सर, जो अग्नि बिल्कुल का जो मैं बराबर। आप कॉन्सेप्ट, बोलिए मैं सर, आपकी आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए जरा क्या। अग्नि का जो कॉन्सेप्ट माना है, जो अग्नि है मुख्य रूप से पाचक अग्नि जिसको हम कहते हैं, वो पेंक्रियाज का जो है जो तिलमात्र माना उसको माना है। यकृत पित्त को वहां पर तिलमात्र नहीं माना सर। वहां तो अग्नि का कंसेप्ट तो 13 अग्नियां बोली गई हैं, भूताग्नि, अग्नि का नहीं, मैं पंचभूत पाचक अग्नि, अग्नि की बात कर धात्वाग्नि। रहा हूँ। जो पाचक अग्नि जिसको मानिए असली अग्नि जो है, जो अग्नि है अपने शरीर की, पाचक अग्नि जो सभी सभी अग्नियों को इंक्रीज करती है या उनको पोषण करती है। 13 भूताग्नियां, 13 अग्नियां अग्नियां बोली गई है ना। अरे सर जो अग्नियां सब तुम्हारे जो खाने में, उसमें ये 13 पंच महाभूतों की अग्नि और धातु अग्नि सारी उसी में होती है, उसी के हिसाब से वो कॉन्सेप्ट उसको लेते हैं। तो वो लेकिन जो असली जठराग्नि, अग्नि है वो तो पाचक अग्नि पंचभूताग्नि, है, जिसको समान तो वायु सभी उत्तेजित पाचक करती है। करेंगी, सभी। आप इसको तो सुनिए कि सारी अग्नियां, चाहे रस धात्वाग्नि हो, चाहे पंचभूताग्नि हो, सभी तो अग्नियां पाचन करेंगी अपने अपने लेवल पे। ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं आप? सर मेरे हिसाब से जो अपना जो अवस्था पाक है ना, उसको आप वापस एक बार देखो, किसी दिन अवस्था पाक पे स्पीच स्पीच करो, अवस्था उससे पाक में उसको ही तो बोल रहा हूँ, पड़ेगा। पहले मधुर अवस्था सड़क पाक में क्यों सड़क आया? को पढ़ो वापस एक बार अवस्था पाक मधुर का ग्रहणी में, उसको फिर मधुर देखना अवस्था क्या पाक उसमें के क्या बाद है। अम्लावस्था पाक आया। अम्ल आमा अवस्था के बाद विदग्धा जीर्ण, आमा जीर्ण, विदग्धा जीर्ण, विष्टब्धा जीर्ण आया है ना, स्टेप वाइज उन्होंने भी तो बोला है, वही स्टेप वाइज आपको बता रहा हूँ मैं। आमा जीर्ण, विदग्धा जीर्ण, विष्टब्धा जीर्ण बोला है ना। वो ठीक है। ये त्यक्त द्रवत्वम वाला रेफरेंस क्या है? अनुरिता मैडम, अनुरिता मैम आप हैं? रेफरेंस बताइए, रेफरेंस। सर एक मिनट, हाँ एक मिनट, जस्ट एक 5 मिनट मुझे कंसल्टेशन दीजिए, मुझे बहुत इंटरेस्ट है सर, ये चीज बस 2 चीज में क्लियर करूं। महेंद्र सर जो बोल रहे हैं उसको बारीक में सुनिए सर, मैं जस्ट 2 मिनट सर, एक कंसल्टेशन क्लोज करती हूँ, 5 मिनट दीजिए। हाँ हाँ, तब तक आप लोग बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए, हम सबका सुनेंगे। अरविंद सर आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप बताइए। मैंने तो बिल्कुल बुझा। देखिए, आपका अम्ल पित्त अमाशय समुद्र है, जो विदग्ध अवस्था गहरी समुद्र है, और वो द्वितीय अवस्था पाक है, विदग्ध जीर्ण है।
ये तो मैं बोल ही रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल अपनी बात पे स्टिक हूँ। मुझे आप बताइए कि मैं गलत हूँ तो वो उसको करेक्ट करिए, मैं थोड़ा मना कर रहा हूँ। और वो जो श्लेष्मा जो जातम सहितम रसेन बोला गया है, वो अमा से समदगत बोला गया है कि वो जो वांतम, इसीलिए तो उल्टी हो रही है। उल्टी कहाँ से हो रही है? अमा से समदबोध है, विदग्ध आंत से पायलोरिक स्पेक्टर कार्डियक स्पेक्टर को खोल करते हुए इससे भगत में थमा जाएगी। वो अमा से समुद्बोध, इसीलिए वांतम हरितम पीत नील कृष्ण कृष्णाभ रक्तम बोला है उन्होंने। जो उल्टी हो रही है, हरित पीत नील कृष्ण काली लाल रक्तम मत्स्योदाबिकम श्लेष्मा, जो मछली की गंध, और वो श्लेष्म समुद्भव है, क्योंकि अमाशय कफ का स्थान है, इसीलिए उन्होंने अम्लपित्त को ये बोला है, ना कि विदग्ध जीर्ण में। विदग्ध जीर्ण अवस्था देखो पाक सर, में ये चरक वो। में जो दिया है, देखो मैं चरक का श्लोक सुना रहा हूँ पित्त का। हाँ, स बताइए। स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु। स स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम अम्लम सरम कटु। सर्व गुण भी है इसका और द्रव गुण भी है इसका, अम्ल गुण भी है इसका, कटु गुण भी है इसका, उष्ण गुण भी है, तीक्ष्ण भी है। सा स्नेह है। सा स्नेह का मतलब कुछ मात्रा में इसमें स्नेह है। जो वायु का जो रूक्ष गुण है जिसको शरीर में धारण करती है, वो इसके पित्त के स्नेह गुण का और क्या नाम है उसका, कफ के स्नेह गुण से ही दबा हुआ रहता है। जिस दिन इन दोनों का, जब ये इसका रूक्ष गुण बढ़ जाता है बात का, उसके बाद में ये दोनों के रूक्ष गुण को खत्म करता है। जब तक पित्त का स्नेह गुण और कफ का स्नेह गुण खत्म नहीं होगा, जब तक बात का रूक्ष गुण नहीं बढ़ सकता। इसी पे मैं बोल रहा हूँ, ईशत इसने बोला है वात की वजह से रुक्षता होती है। और जब विदग्ध कफ होता है, जब कफ विदग्ध होता है तो द्रवता ज्यादा आती है, उसको आपने जो कहा सामपित्त सर कि बोला द्रव गया है। गुण है ही नहीं पित्त का। आप अपना ईशत अपना इसने स्पीच याद करो ईशत सर। इसने ये चरक नहीं मेंशन है कि तक दरत्तम पंच महाभूतम, मैंने नहीं कहा है, चरक नहीं में लिखा है। उसका क्या रेफरेंस बताइए सर, रेफरेंस बताइए, रेफरेंस। रेफरेंस में मेरे पास बुक होगी, मैं बता दूंगा। मेरे पास श्लोक इस समय बुक नहीं है। नंबर मैं तो जो 60 है ओरली सर। मुझे याद है वो मैं बोल रहा हूँ। उसमें मेरे पास हाँ बुक, हाँ, मैं रेफरेंस सब भेजूंगा सही आपको, बोल रहे हैं, बिल्कुल क्लियर सब रेफरेंस दूंगा, सही बोल चरक रहे में हैं, है। लेकिन वो रेफरेंस बताइए, मैं रेफरेंस। रेफरेंस दूंगा आपको, 9 बजे वाली संभाषण में रेफरेंस विद हाँ पोस्ट भेजूंगा मैं, कोई दिक्कत ठीक नहीं है। है। ये तो मैं मेमोरी बेस से बोल रहा हूँ कि तक द्रवतम पद हाँ भूभात्मक, और सारे पित्तों को अनुग्रहित करता है, ये तक चरक हाँ नहीं बोला है। और सालांग ने तिल प्रमाण में बोला है। जी और जब कफ को कफ में द्रवता आती है, कफ को वो करता है पित्त अपने उष्ण तीक्ष्ण उससे, तो फिर वो कफ इमल्सिफाई होता है, वो कफ इमल्सिफाई होता है। जी। आज गर्मा गर्म बहस हो गई, शाम को 9 बजे वाले में मजा आएगा। हाँ ठीक सब है। लोग अपने अपने और रेफरेंस लाएंगे। अनुरीता मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? बीना मैडम कुछ बोलना सर चाहती हैं, बोलिए आप 15 लोग। जो अध्याय है चिकित्सा हाँ स्थान का, हाँ 15वां सर। अध्याय चिकित्सा स्थान में, हाँ उसमें जो ग्रंथ। धात्वाग्नि जो लिखी हुई है, जो क्या नाम पाक लिखा हुआ है, उसमें एक बार उसमें देखो सर, उसको निकालो आप। अग्नि कंसेप्ट में ही है सर ये वाला श्लोक। और दूसरी चीज, ये अग्नि मानते बताते वक्त में ही चरका जी ने बताया है। और दूसरा चीज, जो ये श्लोक जो भी पित्त का कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं ना, उसमें सिर्फ थोड़ी सी जो लाइन अगर ये क्लियर कर देते हैं तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। हम श्लोक सब नंबर लोग जो भी बताइए, आयुर्वेद, रेफरेंस, रेफरेंस बताइए। सर इसका रेफरेंस 1 मिनट है, क्योंकि हमारे अग्नियों का जो प्रकार है, ये 13 अग्नि का प्रकार शायद 9वें इसमें आया है सर। 2 मिनट है सर, मेरे पास में अभी चरक वगैरह नहीं सर, मैं कंसल्टेशन में बैठी हूँ। लेकिन इतना मेरा गारंटेड है सर, त्यक्तो द्रवम पाकादि जो भी है, जाठराग्नि के जो भी 13 प्रकार बताया, उसमें जब अग्नि का कंसेप्ट क्लियर किया है, तब कंसेप्ट के वक्त में आया है। मैं वो पूरा श्लोक निकाल के आपको दिखाती हूँ सर, अभी मेरे पास में रेफरेंस रेडी नहीं है। और दूसरा चीज, पित्त की जो भी कंसेप्ट है, आप जो बोल रहे हैं सर, आज के दौर में, मतलब बाकी का रेफरेंस के अलावा मुझे बोलना था, हम ट्रीटमेंट करते वक्त में पित्त के हर एक गुण के साथ में अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस एंड अलग अलग संप्राप्तियां करके सिर्फ अम्ल पित्त नहीं फॉर्म होता है। कहीं पे दाह, कहीं पे स्राव, कहीं पे पस, कहीं पे हम बोलते हैं कि दाहकता बढ़ने की वजह से जो पश्चुल्स वगैरह, सर इन सारी चीजों पे एक्चुअली सच में बोल रही हूँ, स्टडीज करके ट्रीटमेंट के फॉर्मेट में करना चाहिए। क्योंकि द थिंग इज दैट इफ वी आर साइंटिफिक एंड वी प्रेजेंट आयुर्वेद इन द साइंटिफिक वे, द ट्रीटमेंट कैन बी। हम जब ट्रीट करते हैं तो मैं आपको सिर्फ 2 केसेस आज की मैं प्रेजेंट करती हूँ, कल के कंसल्टेशन की और आज जिनको ट्रीटमेंट शुरू किया है,
वहां पे भी सर पोस्ट सर्जरी सीवियर पेन, पेशेंट बेड रिडन है, लेकिन जब उसको पूछा गया तो वो दाह ही बता रही है। लेकिन उसका सर्जरी किस तरीके से गया, सीकम काटने के बाद में, अपेंडिसेक्टोमी करने के बाद में। कल भी एक केस था जिसमें कोलॉन एंड सीकम का कुछ एरिया इन्वॉल्व था। क्योंकि मैं एक फोन पे कंसल्टेशन पे रहती हूँ, दूसरी जगह संभाषा सुनती हूँ, तो क्लियर नहीं हुआ इसलिए मैंने बोला नहीं। लेकिन जब आपका स्मॉलर इंटेस्टाइन, मतलब हमारा जहाँ पे अग्नि का स्थान है, एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन चल रहा है, उसके बाद में जब पित्त का काम हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन का, और उसके बाद में जब अनवांटेड फूड जाता है, तो वो भले ही पित्तधरा कला छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद में वो जिस कला के अंतराधीन होता है सर, वहां पे भी एक अलग अग्नि काम करती है, जहां पे फिर से एब्जॉर्प्शन होता है, और वो हमारा असेंडिंग कोलॉन के बाद में शुरू होता है। वहां का संगम मतलब हमारा इलियोसिकल जंक्शन। इसलिए कोई भी संप्राप्ति वहां पे किसी को टच करती है। जो अभी मुझे अभी रिसेंट जो मेरा कैंसर एट वही लास्ट कह रहे हो स्टेज मैडम, मुझे ये जो सब ऐसा ही होता है। अब इन्होंने ढंग से चरक को पढ़ा, चरक का अवस्था पाक पढ़ना अरविंद जी एक बार, उसके बाद में थोड़ा सा डिसीजन आप करना, एक बार ढंग से उसको केवल गृहणी अध्याय में उसको पढ़ना। मैडम ने हाँ, जो कहा और वो सर सही है। मैं वो रेफरेंस गृहणी निकालता हूँ। अध्याय ही सब कुछ है सर। अगर गृहणी अध्याय सर कोई सीख लेता है ना, मैं बता रहा सब हूँ ना, ट्रीटमेंट। 13वां अध्याय सर, 13वां श्लोक है, अध्याय नंबर है इसका 15। हाँ, करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट सर, अग्नि का। थैंक यू सर। क्या क्या चीज है सर, बताइए जरा, हमको बता दीजिए क्या। एक बार आप पढ़ो इसने उसको, अवस्था पाक को। इसने उसमें ऐसा इसने होता नहीं, है कि मेरे पास किताब धातु नहीं अग्नि है का इस समय। काम, धातु अग्नि अपने शरीर में उसमें होती है भोजन में। उसमें से वो भोजन के उसके उसके हिसाब से उनका पाक अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो समान वायु करती है उसको। कहाँ पे होता है? गृहिणी में होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। गृहिणी में क्या क्या, कौन कौन सा पाक होता है, बताइए। ऐसा है, बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा, आप एक बार नहीं नहीं पढ़ नहीं, लो। अरे मुझे क्लियर करिए, सर मुझे सर मेरे को क्लियर हो सर जाएगा। ऐसे ऐसे जैसे बहस, मैं उल्लू, बहस नहीं करना अरविंद चाहता, सर, मैं एक बार पढ़ लो आप सब। अरविंद सर, अरे मेरे पास इस सूक्ष्म समय स्थूल नहीं है, पाठ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए, बाकी कुछ नहीं, मैं अभी बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं शांत हो जाता हूँ। लेकिन एक पूछना चाह रहा हूँ। हाँ बताइए बताइए। अरविंद सर, आप एक बार लेक्चर ले लीजिए स्थूल और सूक्ष्म वचन पे, सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अभी ये चीज को और क्लियर और डीप में जाके हम लोग पढ़ें। बिल्कुल सर, क्योंकि इसी पे सारा ट्रीटमेंट मैटर करता है। ये हाँ पूरा मैटर इसलिए क्या करता है कि उसमें फर्स्ट अवस्था पाक स्टोमक के ऊपर के हिस्से में होता है, सेकंड अवस्था करेक्ट। पाक स्टोमक के हाँ दूसरे हिस्से में होता है। जी गृहिणी में जी हाँ, धात्वग्नि का काम होता है, भूताग्नि का। इसलिए इसमें बराबर। अंतर पड़ रहा है पढ़ने में और सुनने में हमारे। मैडम ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, उसको आप एक बार केवल 13वां अध्याय पढ़ो, आप वो 15वां अध्याय। चलिए, अभी हम क्या करते हैं कि अरविंद सर, आप जो त्यक्त द्रवत्वम वाला है वो रेफरेंस के साथ बताइए, ठीक है? आप वो मैं, चीज मेरे पास करके बुक आइए। आएगी, मैं सब बिल्कुल बताऊंगा। मैं हाँ, बिल्कुल और इस मैं पे भी क्लियर हूँ, रेफरेंस मुझे तो निकाल अच्छा के लग देता रहा है हूँ। कि बैन सर ने अगर समझाने की कोशिश करी है अपनी बात, मुझे अच्छा लग हाँ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इससे और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अंजना मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? ये जो कंफ्यूजन हो रहा है उस पे। अंजना मैडम बहुत अच्छा बताती हैं, आप बताइए। जी सर, आ रहा है क्या? हेलो। हाँ हाँ, बताइए मैम, बताइए प्लीज। अब आइए। जी सर, मैं सर मुझे अच्छा लगा, आज अच्छा सा डिस्कशन हुआ, बहुत दिनों बाद डिस्कशन मिला और हेल्दी डिस्कशन था। और जो मेरे अनुसार मैं वो सिंपल में मैं बताना चाहूंगी, जो मैं समझती हूँ उसमें सबसे पहले तो यही बात बताई गई है कि अगर अम्ल पित्त की हम बात करते हैं तो हमारी जो संहिताएं हैं उसमें नहीं मिलता, लेकिन काश्यप जी ने इस पे बहुत अच्छे से बात की है और माधव निदान जी ने की है। दो बातें हम लोग सभी जानते हैं और यह बात आप पहले से भी बता चुके हैं कि जो अम्ल पित्त है, तो अगर हम पहले, क्योंकि अम्ल और पित्त दो नाम से देखते हैं, तो अम्ल और पित्त, तो पित्त को हम सभी लोग जानते हैं, पित्त के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो पित्त जो है प्राकृत मान लेते हैं और पित्त और विदग्ध मान लेते हैं, क्योंकि प्राकृत जो है उसका जो गुण बताया गया है वो स्पेशली उन्होंने बताया कि कटु रसात्मक होता है। और जब पित्त विदग्ध हो जाता है, या तो विदग्ध पित्त का मतलब ही होता है कि उसमें अम्ल गुण की वृद्धि हो जाती है। तो इसका मतलब ही है कि अगर पित्त जो है सामान्य से जब वो उसकी तरफ जाता है, जो कहना चाहिए कि जो सामान्य अवस्था उसकी खत्म होती है, और जब वो जाता है रोगावस्था की तरफ या कटु आहार की तरफ, या जो हम लोग अपना हमारे जो आचार्य चरक ने, काश्यप ने बताया, वो बहुत अच्छा बताया, उस पर डिस्कशन हो रहा था। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि एक बार अगर अम्ल विदग्ध हो जाता है या हमारा आम विदग्धता आ जाती है, तो हम कितना भी खाना पीना अपना सही रखेंगे, वो उस प्रकार खराब होता है। जैसे कि हमने कहा कि एक दही का बर्तन ले लीजिए, और दही के बर्तन में हम दही हटा देते हैं और उसमें हम दोबारा भी दूध डालते हैं, तो वो दूध दही बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जब पित्त विदग्ध हो जाता है, तो पित्त की विदग्धा अवस्था बनी ही रहती है,
और पित्त की विदग्धा अवस्था तब तक नहीं जाती जब तक उसका प्रॉपर हम लोग जो है उसका उपचार ना करें, या जैसे पथ्य अपथ्य का सेवन और हमारी दिनचर्या प्रॉपर ना हो। तो यहाँ हमें जो आहार पाक अवस्था पे बहुत ध्यान देना ही देना है। हमने जो एक बार पित्त को विदग्ध अगर हो गया है तो उसकी विदग्धा अवस्था को ही, उस बर्तन को ही हमें पूरी तरह से एक बार क्लीन करना पड़ेगा। और वो क्लीन करने के लिए चाहे फिर हमें वमन कराना पड़े, हमें विरेचन कराना पड़े, या उसकी दोष के अनुसार हमें चिकित्सा करनी पड़ेगी। अगर वो कफ के साथ हो जाता है तो फिर हमें ऊर्ध्वक अम्ल पित्त कहा जाता है। अगर वो वात के साथ होता है तो वो अधोक का पित्त अधोक अम्ल पित्त कहा जाता है। लेकिन अगर हम गृहिणी पढ़ते हैं तो गृहिणी का मतलब ही होता है अन्नम गृहति पचति विवेचति मुंचति, अर्थात जिसको हम अन्न जो जो अन्न को ग्रहण करती है और बाद में उसका मुंचन करती है, मतलब गृहणति पचति विवेचति मुंचति। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें डिस्कशन तो बहुत ज्यादा हो सकता है और सबने अच्छे से बताया। दूसरी बात यह है कि अगर कश्यप जी ने एक बात और बताई है कि जो हमने खाना खाया वो ठीक है, लेकिन अनुपदेश की बात जो उन्होंने बताई है यहाँ पे, उन्होंने बताया कि अनुपदेश में जो है अम्लपित्त जो है कॉमनली पाया जाता है और उसका मुख्य कारण भी यही है क्योंकि वहां पे पित्त की विदग्धावस्था ज्यादा मिलती है, क्योंकि वहां का जो खाने का जो वो होता है, वहां द्रव गुण जो होता है पित्त का वो अधिक होता है, वहां पे द्रव गुण बढ़ जाता है और उस तरह का वहां का खान पान होता है जिसके कारण वो विदग्धावस्था में पहुंच जाता है। तो अब यहाँ पे जो डिस्कशंस हैं लंबे हो जाएंगे, लेकिन बस मुझे इतना ही कहना है कि हमें उसके हिसाब से कि कहाँ हमें पित्त के प्रकोप को कैसे हमें खत्म करना है, इसलिए अम्ल पित्त की जो व्याधि बताई गई है वो कृत साध्य व्याधि है, वो बहुत इजीली चिकित्सा नहीं है। अगर वो टाइम टेकिंग हो गई है, अगर थोड़ी सी वो पुरानी हो गई है तो उसके लिए जैसे उन्होंने बताया कश्यप जी ने कि बर्तन में अगर हम कभी भी डालेंगे दूध तो वो दही बनेगा, इसी तरह से हमारा आहार जो है अगर हम सामान्य आहार भी लेंगे लेकिन अगर पित्त विदग्ध है तो वो भी दही की तरह या हमारा विदग्ध पित्त ही बनेगा और हमें अम्ल पित्त की चिकित्सा करना पड़ेगा। जी सर। आपने ये इससे एक अलग दृष्टिकोण से बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर अरविंद सर आप चेक द्रवत्वम वाला चीज है उसको रेफरेंस के साथ बताइए, और महेंद्र सर आप गृहिणी के हिसाब से बताइए वो द्वितीय अवस्था पर विकृत होने से मैं तो विदग्धा यूं की कह रहा हूँ इनसे एक बार गृहिणी का अवस्था पाठ पढ़ लें। मैं बता रहा हूँ 15वें अध्याय में 13वां श्लोक है, उसको नहीं पढ़ लें आप कि बताइए कि सर। उसका जो आप पंच महाभूतों की अग्नि है वो कहाँ काम करती है। हाँ, सर ये आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए डिटेल में तो और मजा आएगा। आप उस चीज को बताइए, द्वितीय अवस्था पर को डिटेल में आप बताइए, सर मतलब एक 1 घंटे इंटरेस्टिंग बाद। चीज ट्रीटमेंट वाइज बताऊं सर, इंटरेस्टिंग चीज है थोड़ी सी। हाँ बताइए हाँ बताइए, वो मैडम 5 मैडम मिनट। बता देगी ज्यादा। हाँ बताइए। या थोड़ा सा मतलब ये दोनों चीजें तो आपने इनको होमवर्क दे दी तो और अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा। सर जो हाँ मेरी प्रैक्टिस में 28 साल के मेरे जो भी इसमें है, तो मैंने ना कुछ इजीली, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स को भी सिखाना पड़ता है, तो मैंने जो, शायद मैं इसमें गलत हो सकती हूँ सर, आप थोड़ा सा इसको ये करिएगा कि मैंने जो हमारे हेतु है तो उन हेतुओं के आधार पे पित्त का प्रकार और ये तो है, लेकिन मैंने उनको दोषों के प्रकोप के हिसाब से डिवीजन किया है। तो जैसे अभी हम विरुद्ध आहार का खान पान बोलते हैं, तो उस विरुद्ध आहार में हमें त्रिदोष पित्तज या कफज ऐसे सिंपली नहीं, लेकिन त्रिदोषक प्रकोप मिलता है, तो व्याधियां जो भी हमें उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अगर अध्यशन होता है, अध्यशन, तो अग्नि मांद्य रिच और कफ प्रकोपक हमारी जो भी है अवस्थाएं, हमें जो भी ट्रीटमेंट करनी होती है तो इन अवस्थाओं को लेके आए। अगर अजीर्ण होता है और उसके साथ वो ये व्याधि के अंदर आपको मिलने वाला साइन हो सकता है या सिम्टम, लेकिन अगर अजीर्ण होता है तो आपको ट्रीटमेंट अग्नि मांद्य की ही करनी पड़ती है पहले। अगर आम की संप्राप्ति है, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड है, जैसे हमारे काश्यप का संप्राप्ति अगर देखेंगे तो उन्होंने बोला है हेतु त्रिदोषज है, लेकिन इसमें प्रधानता से पित्त का प्रकोप होता है और पित्तज प्रकोप की वजह से निर्मित होने वाला अग्निमांद्य जिसको निर्माण करता है वो अम्ल पित्त कहा गया है। तो ये कंसेप्ट हम जब जब जितनी बार पढ़ते हैं ना तब तब क्लियर होता है। इस वजह से ना कुछ मैंने सॉर्टिंग इजी करके रखा है कि अगर आमच है अनडाइजेस्टेड फूड वाला तो अग्निमांद्य की ही ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। देन अगर हमारा पर्टिकुलरली जिसे बोलते हैं पिष्टन अन्न अगर कोई खाता है, मतलब ये कि उसने पुराना वाला खाना या फिर जिसे बोलते हैं ना शिव अन्न ऐसे, या पिष्टमय पदार्थ फर्मेंटेड, तो उसमें हमें कफ पित्त प्रकोप जन्य जो भी है लक्षण मिलते हैं और ट्रीटमेंट भी हमको उसी सीक्वेंस से करनी पड़ती है। अपक्व अगर किसी ने मतलब जो कोई भी चीज अगर अपक्व फॉर्मेट में खाइए, काफी लोग है ना कि जो ये मोमोज वगैरह वाला पैटर्न है, देन फर्मेंटेड इसमें भी अपक्व इसमें
खान पान ही, मतलब जो डाइट खाया जाता है वही पक्व नहीं होता है, अपक्व रहता है। फिर अल्कोहल भी कुछ लोग देखे वो बताते हैं, पर्टिकुलरली वो इस टाइप की ताड़ी लेते हैं या कुछ ऐसे। तो ऐसे इसमें जहाँ पे भी अपक्व अन्न का सेवन या अपक्व कोई भी हेतु सेवन है, तो वहां पे पित्त पहले फिर कफ का प्रकोप, ऐसी आपको संप्राप्तियां दूर करनी पड़ती। अपक्व क्षीर अगर किसी, कुछ लोग हैं सर कि जिनको लगता है पाश्चराइज मिल्क करके वो बिना गर्म किया दूध पीते, तो अपक्व क्षीर अगर, क्योंकि ऐसे पेशेंट मिलते हैं तो वहां पे भी कफ का प्रकोप आपको प्रधानता से मिलता है। वो कोई भी लक्षण रहने दो, वो आपकी आमज है, आप सॉरी आपकी डाइजेस्टिव रिलेटेड है, आपकी ग्रंथि रिलेटेड है या वुंड रिलेटेड है, आपको संप्राप्ति यही मिलेगी। देन अगर गुरु भोजन अगर है तो गुरु भोजन में भी कफ का प्रकोप प्रधानता से ही मिलता है। पर्टिकुलरली अगर अभिसंधि भोजन खाया है, जो अभिसंधि सबको मालूम है हाइपर सिक्रेशन होने की वजह से कफ का जो भी प्रकोप है, उसमें कफ प्रकोप के साथ में ईशक पित्त प्रकोप आपको जरूर मिलता है। तो हमेशा ये देखिएगा, उसको पूछिएगा खाना खाता है मतलब क्या खाता है, उसके पोषण उसका कौन सा हेतु है, उसी के साथ में अगर वो वेग का धारण करता है और उसकी वजह से आपको वात का प्रकोप ही प्रधानता से, अगर अति उष्ण अति सेवन है, ओवर इनटेक है, तो वहां पे आपको पित्त प्रकोप के ही लक्षण को ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सबसे पहली ट्रीटमेंट आपकी वो होनी चाहिए, क्योंकि हम जब इमरजेंसी केस हैंडल करते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई व्याधि संकर है, ये भी बता रहा है, पेन भी बता रहा है, दर्द भी हो रहा है, तो उस वक्त में मुझे वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सिखाते वक्त में इजी जाता है। देन स्निग्ध और अति से मतलब अति सेवन है और स्निग्ध अन्न ज्यादा है उसके अंदर, तो वहां पे भी कफ प्रकोप का ही है। तो सर ऐसे कुछ मैंने ये सॉर्टिंग करके, अगर कोई रिपीटेड दिवास्वाप ये हेतु उसमें मिलता है तो वहां पे भी, और खाना खाने के बाद में सोता है। सर आपको दोनों पीपल मिलते हैं, जो बिना खाए सोते हैं, उठने के बाद में खाते हैं, और कुछ लोग नाइट ड्यूटी करके आते तो पहले खाते हैं और उसके बाद में सोते हैं। इसलिए दोज पीपल हु स्लीप डे दिवास्वाप, लेकिन उसके बाद में उठने के बाद में खाते हैं, तो उनका कफ प्रकोप और अग्निमांद्य ये दोनों चीजें ये करनी होती। थोड़ा प्रैक्टिकल था इसलिए मैंने डिस्कस किया। और आपने दूसरी चीज हेतु देखिए और जैसे ये चीजें मैं थोड़ा बताई। सा इंटरव्यू कर रहा हूँ, जैसे हाँ अंजना सक्सेना मैम ने बताया, बहुत बढ़िया बताया कि जैसे घड़ा दही का आप जमाते हो और कुछ समय के बाद आप दही मत डालो, दूध डालोगे तब भी दही जम जाएगा। वो चीज गृहिणी में अमाशय में सब में होती है। इसीलिए इसीलिए मैंने, जैसे अभी मैम ने भी, अनुता मैम ने भी बोला कि कहीं ना कहीं कफ का अनुबंध रहता ही है, इसीलिए पुरानी खांसी में पित्त की भी ट्रीटमेंट होती है। खांसी के लिए सर कफ सफोकेशन लिया आप ही जाता की है। चीज को मैं और आप ही की हाँ चीज मैम, को मैं आपको मैं सपोर्ट सपोर्ट करने कर रहा के हूँ मैं। लिए। और हाँ बिल्कुल मैं जी। आपका बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया आपने। वही अंजना सक्सेना मैम ने कहा, इसीलिए पूर्वम तु बमनम कार पश्चान मृदु विरेचनन, इसीलिए अम्ल पित्त के रोगी को जो जीर्ण है पहले उन्होंने वमन के लिए ही बोला है, क्योंकि अमाशय को उन्होंने कहा पहले ऊपर से साफ कर लो, उसके बाद पश्चान मृदु विरेचनम, मृदु बोला है यहाँ पे भी। और केवल पित्त में मृदु बोला गया है, जब भी कफ की व्याधियां होती हैं उसमें तीक्ष्ण संशोधन बोला गया है। और कृतवांति विरेकस्य सुस्निग्ध अनुवासना, जब वमन विरेचन हो जाए तब आप सुस्निग्ध अनुवासन करना चाहिए। सर 8 बज गया, 9 बजे बात करते हैं सर। और न आप आज का दिन भी बताइए और कल भी बताइएगा कि जो महेंद्र सर बोल रहे हैं कि ग्रहणी के हिसाब से जो बता रहे हैं द्वितीय अवस्था पाठ, वो भी हमें बताइए, ग्रहणी रोग भी और बताइए। सर ये जो और मैं चिकित्सा त्यक्त बता तो रहे हैं अभी, वो सर ये भी देखो आप, एक बार थोड़ा सा मैं एक बार क्लियर कर लूं इस चीज को, कि ऊर्ध्व जो अम्ल पित्त है उसमें बमन है, अधोग रक्त पित्त में विरेचन है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना सर। अपोजिट चिकित्सा है, वो बराबर। भी बताइए। और नहीं नहीं, आप वो लोग सही है त्यक्त आपका। चलिए द्रवत्वम बात करते वाला हैं 9 बजे। कॉन्सेप्ट भी बताइए। हाँ, त्यक्त द्रवत्वम वाला भी कॉन्सेप्ट आपको ही बताने अरविंद सर। और जो मैं बताऊंगा सर 9 बजे बता, मेरे पास इसमें तिल बुक नहीं है, मैं तुरंत बताता सर। तिल प्रमाण में जो मैं ओरली बताया बोल है, रहा हूँ, मुझे पास इस समय कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, सर, श्योर सर। आप नेट पे देखिए ना, ई चरक संहिता तो है ना, ई चरक संहिता मिल नहीं जाएगा सर, आपको। अभी अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम भी हो गया है। मैं 9 बजे मिलता हूँ ये सर। 9 बजे बताइए, कल बताइए, लेकिन अभी इसको ओके हम सर। और लंबा चलाएंगे, इसको और ओके क्लियर करते ओके हैं। सर। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम लोग 9 बजे मिलते हैं और उस नमस्कार सर। हम कल भी मिलेंगे इसी टॉपिक पे और चर्चा करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, सभी को धन्यवाद। नमस्कार।